Good morning, students. Now, today we are going to start the next chapter, that is P block elements. In previous class, you have studied about the S block and group 13 and group 14 from the P block. So, today we are going to start the next chapter, that is the P block. And in class 12, P block includes four groups, that is group 15 elements, group 16 elements, group 17 elements and group 18 elements. So this is the syllabus what we have to learn in this session. Last year the group 15 was not included in the syllabus, but for this year it had been included. So these four groups we will learn, and especially in group 16, 17 and 18 we have to study about the halides and oxoacid elementary idea, structures only. It is already mentioned in the syllabus, यानी कि वहाँ आपको जो मेंशन है उसके स्ट्रक्चर्स पढ़ने लगते और उसके रिएक्शंस नहीं पढ़ने। तो चूँकि ग्रुप 15, 16 और 17 एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, बेसिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो कंपेरेटिवली स्टडी हम करेंगे और उनके कंपाउंड्स के बारे में अलग से पढ़ेंगे। आज हमें ग्रुप 18 स्टार्ट करना है, बिकॉज द प्रॉपर्टीज जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका वो तीनों से अलग होता है। सो what are the objectives for the today's session? Today's we are going to learn about the name of elements of group 18, their occurrence, general characteristics of group 18 elements, compounds of xenon and reaction of xenon we will see today. So these are the objectives. So first of all, what are the members, which elements are the members of group 18? These are the members: helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. Xenon Xa, radon Rn. So these are the 6 members of group 18. इनके अक्रेंस के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चों, हीलियम जो है वो नेचुरल गैस के रूप में पाया जाता है, और बाकी जितने अदर नोबल गैसेस हैं दे अकर इन एटमॉस्फेयर अप टू 1%, यानी 1% ही उन सारे गैसेस मिक्सचर है टोटल एटमॉस्फेयर में। और उन सब में जो आर्गन है, आर्गन जो है सबसे मोस्ट अबंडेंट है, यानी कि बाकी जो हीलियम के अलावा नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन है, उनमें आर्गन जो है सबसे मोस्ट अबंडेंट है। रेडॉन का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, वो रेडियो एक्टिव डीके से होता है, जिसमें रेडियम के डीके से, जिसका एटॉमिक मास 226 होता है, इसके डीके से बनता है। रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होता है: रेडियम एटॉमिक नंबर 88, एटॉमिक मास 226, रेडॉन एटॉमिक नंबर 86, एटॉमिक मास 220, और हीलियम का भी मॉलिक्यूल बनेगा। तो इसका अकरेंस हो गया। अब हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होगी तो उसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बच्चों अगर हम तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा जाए तो जनरली, क्योंकि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है और आप सबको पता है कि जितने भी एलिमेंट्स पी ब्लॉक के होते हैं उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP126, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो पी ऑर्बिटल में जाता है। इसलिए तो अब चूंकि ग्रुप 18 है, ऑलरेडी इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसके 1s2, सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, 1s2 पाया जाता है, पी यहाँ पर पी ऑर्बिटल नहीं है। अदरवाइज बाकी जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे उनमें आपको NS2 NP6, दिस विल बी द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट मीन्स completely filled कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हीलियम एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर आपको 1s2 देखने को मिलता है। फिर दूसरी बात करते हैं एटॉमिक साइज की। तो एटॉमिक साइज बच्चों लार्जेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, जितने भी आपको एलिमेंट्स हैं ग्रुप 18 के, तो अपने पर्टिकुलर पीरियड में उनकी साइज जो होती है लार्जेस्ट होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है रीज़न क्या है, तो यहाँ पर वंडर वाल रेडियाई की बात हम करते हैं। इस कारण से बाकी जगह आपको वैलेंट रेडियाई, मेटेलिक कोवैलेंट रेडियाई की बात करते हो, तो यहाँ पर हम वंडर वाल रेडियाई की बात करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे लार्जेस्ट होता है एटॉमिक साइज में। से रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, नॉट इन द ग्रुप। फिर बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। अब चूंकि इनके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो स्टेबल है, तो जब स्टेबल है तो ऑब्वियसली उनसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करनी होगी, प्रोवाइड करनी होगी, उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए इन रिस्पेक्टिव पीरियड दे हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास स्टेबिलिटी है। आगे बात समझ में यहाँ तक। इसके बाद हमारा चौथा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? जब आप किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो, उस में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। तो यहाँ पर चूंकि बच्चों ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैकेंसी नहीं है, इलेक्ट्रॉन हम ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव वैल्यू होती है। और रीज़न इसका भी वही है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बहुत सिंपल शब्दों में यहाँ पर आपको रीज़न लिखना है और ऐसे रीजनिंग टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाए उसको सॉल्व करना है। देन मेटेलिक एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चों बात करते हैं मेटेलिक एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, टॉप टू बॉटम की तरफ जब आप जाते हो तो इंक्रीज करता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। बात आती है क्यों इंक्रीज करता है? तो ऑब्वियसली आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बड़ा होता है, और साइज बड़ा होने से बच्चों क्या होता है? वंडर वाल फोर्स जो होता है वो इंक्रीज करता है। एंड जब वंडर वाल फोर्स इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ये कॉमन सा रीज़न होता है जो हर जगह फिट होता है। ऐसे पॉइंट्स आप अपने माइंड में सेट रखिए रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस के लिए। अब है कि नोबेल गैसेस जितने भी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, नोबेल गैस कह ले, इनर्ट गैस कह ले, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? तो बच्चों रीज़न वही है जो अभी हमने देखा था, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है क्योंकि जब बॉन्डिंग होगी तो बॉन्डिंग में या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो इनके पास दोनों की टेंडेंसी नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी बहुत लो है, दे डोंट वांट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, दे डोंट वांट टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू stable electronic configuration. So these are the 3 points, that's why noble gases do not form compound. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्लियर है? अब जब नोबेल गैसेस कंपाउंड नहीं बनाते हैं तो आपने देखा है कि जेनॉन के कुछ कंपाउंड्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, और आपने एनसीईआरटी बुक में देखिए लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ये होता है कि जेनॉन के कंपाउंड के बनाने से रिलेटेड डिस्कवरी कब हुई और किसने किया? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन 1962 एन बार्टलेट ने ऑब्जर्व किया, डिस्कवर्ड किया कि प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड, ध्यान से सुनिए, प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड कैन ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है O2PtF6। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जब भी बिग ब्रैकेट आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे वहाँ पे इसकी चर्चा होगी। तो ये एक तरह से ये ऑक्सीडाइज कंपाउंड बना, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया। अब उसने नोटिस किया, बार्टलेट ने नोटिस किया कि जो आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वो कितना है? 1170 किलो जूल पर मोल, और जेनॉन का कितना है? 1166 किलो जूल पर मोल। ओनली डिफरेंस कितने का है? 4 किलो जूल का। तो ऑलमोस्ट दोनों की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है? सेम है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में कि बार्टलेट ने किस ग्राउंड पर जेनॉन के कंपाउंड्स के बारे में इमेजिनेशन की, तो वहाँ सिमिलरिटी इन द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड जेनॉन मॉलिक्यूल, इसके इक्वलिटी के आधार पर उसने सोचा कि जेनॉन भी कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकता है, और इसलिए उसने सबसे पहला जो कंपाउंड जेनॉन का बनाया, जैसे यहाँ पर आप देखो O2 प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड बना है, तो उसने कंपाउंड जेनॉन का बनाया सिमिलरली इसी के बेसिस पर, जेनॉन प्लैटिनम F6। बच्चों जब ये बिग ब्रैकेट आप यूज करोगे, इट इज़ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसके बारे में आप इस अपने सिलेबस में लास्ट चैप्टर जो है इनऑर्गेनिक का उसमें आप पढ़ेंगे। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि 1962 में एन बार्टलेट ने ऑब्जर्व किया कि जो आयनेशन एनर्जी जो है ऑक्सीजन की और जेनॉन की ऑलमोस्ट इक्वल है, और इस ग्राउंड पे उसने एज्यूम किया
कि जिस तरह से प्लैटिनम हेक्साफोल्राइड ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज्ड होता है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, उसी तरीके से जेनॉन भी कर सकता है, बिकॉज दे हैव सिमिलरिटी इन और इक्वालिटी इन देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जब इतनी बातें हो गई, उसने कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया, तो इसके ऊपर आगे डिस्कवरी हुई और ये सोचा गया कि एक्चुअली रीज़न क्या है, जेनॉन क्यों कंपाउंड बनाता है। तो अब उसको हम आगे देखते हैं। वाई डज जेनॉन फॉर्म्स कंपाउंड, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, सबसे पहली बात है लो आयनाइजेशन एनर्जी। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। क्यों लो होती है, टॉप टू बॉटम जाइएगा तो आपको साइज़ बड़ा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाता है और लार्ज साइज होता है। प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल, ऑलरेडी चूँकि लास्ट जो ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वहाँ NS2 और NP6 p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल फील्ड है, लेकिन d ऑर्बिटल अभी उसके पास क्या है बच्चों, एम्प्टी है। इस कारण से बनाता है। एक तो फैक्टर ये है, लेकिन दूसरा फैक्टर क्या है और है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की सिमिलरिटी भी, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर हम, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। बॉन्डिंग तभी पॉसिबल होगी जब इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन गेन हो, ऐसी टेंडेंसी एटम के पास होनी चाहिए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, फिर से देख लीजिए। जेनॉन क्यों कंपाउंड बनाता है, लो आयनाइजेशन एनर्जी, लार्ज साइज और प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। जो आप नोट्स लिखेंगे बच्चों उसको बिल्कुल एज इट इज़ ही लिखेंगे, ठीक है ना, और मैं इसके PDF भी आपको सेंड कर दूंगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, चूँकि जेनॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो कंपाउंड्स फॉर्मेशन करेगा। तो अब आगे जो कुछ भी आप पढ़ोगे, ऑब्वियसली नो डाउट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन। तो जेनॉन फॉर्म्स कंपाउंड ओनली विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जेनॉन जो है कंपाउंड तो बनाएगा, लेकिन वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन से के साथ ही बनाता है मोस्टली। अब क्यों ऐसा बनाता है, क्योंकि इन दोनों कंपाउंड्स की, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसके बाद ऑक्सीजन जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, इसलिए किसी स्टेबल कंपाउंड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना उसके के लिए ही पॉसिबल है जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास ज़्यादा है, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के पास। इज इट क्लियर। क्यों जेनॉन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही कंपाउंड बनाएगा, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। और जेनॉन जो है फ्लोरीन के साथ जब कंपाउंड बनाता है तो 3 बाइनरी फ्लोराइड्स बनाता है। बाइनरी फ्लोराइड्स मीन्स देयर विल बी 2 एटम्स, 2 एलिमेंट्स, वन इज जेनॉन एंड अनदर वन इज फ्लोरीन। एक जेनॉन डाईफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, यानी कि 3 आपको बाइनरी कंपाउंड्स कौन कौन से बनेंगे बच्चों, फ्लोराइड्स के, XeF4 टेट्राफ्लोराइड, XeF6, और आपके रिएक्शंस अभी इन्हीं से रिलेटेड होंगे। इज क्लियर। तो 3 कंपाउंड बनाएगा। अब कैसे बनता है जरा रिएक्शन देख लीजिए, बहुत सिंपल है। अगर जेनॉन और फ्लोरीन दोनों देखो गैसेस स्टेट में होंगे, रिएक्शन की देखो दोनों एक्सेस में हो, इस पे जरा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जेनॉन एंड फ्लोरीन बोथ आर इन एक्सेस। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 673, 873 और 573। अलग अलग रिएक्शन के टेम्परेचर रेंज पे ध्यान दो। 1 बार, यहाँ पे 673 केल्विन है, टेम्परेचर 1 बार है। जेनॉन डाईफ्लोराइड बनेगा जो सॉलिड होगा। जस्ट सी ऑल द प्रोडक्ट्स, डाईफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड आर सॉलिड। तो जेनॉन डाईफ्लोराइड के लिए क्या होना चाहिए, जेनॉन इन एक्सेस होना चाहिए। अब अगर जेनॉन टेट्राफ्लोराइड आपको बनाना है, रिएक्शन लिख के मैं आपको बताता हूँ। मान लो जेनॉन है और फ्लोरीन है, आपने प्रोडक्ट बनाया जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, ये सॉलिड। ऑब्वियसली इन दोनों के लिए आप गैस लिख देंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, 1:5 का रेशियो होना चाहिए दोनों के बीच में, यानी कि फ्लोरीन 5 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए जेनॉन से, तब आपको ये बनेगा। टेम्परेचर रेंज क्या हो जाएगा, 873 केल्विन और प्रेशर 7 बार यूज करना है। सेम रिएक्शन अगर जेनॉन फ्लोरीन के साथ, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड आप बना लेंगे सॉलिड। अब टेम्परेचर क्या करना है आपको, 573 केल्विन करना है, प्रेशर कम कर देना है, 60 to 70 बार करना है। ऑब्वियसली यहाँ रेशियो क्या होगा, यहाँ 1:5 था, यहाँ 1:7
20 कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब रेशियो चेंज होता है तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो इसको आपको थोड़ा लर्न कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है, ओके। ये प्रोडक्ट आपके इस तरीके से बन जाते हैं। जेनॉन के 3 बाइनरी फ्लोराइड्स बनते हैं डायरेक्ट रिएक्शन से बिटवीन जेनॉन एंड फ्लोरीन। इज इट क्लियर? तो रिएक्शन बच्चों समझ में आ गया है, इसको थोड़ा लर्न करना होगा आपको। अब है xenon hexafluoride can also prepared by the interaction of xenon tetrafluoride and O2F2 at 143 केल्विन। अब ये रिएक्शन कैसे होता है इसको जरा आप देखिए। यहाँ पर क्या है बच्चों, जेनॉन हेक्साफोलाइड आपको बनाना है जेनॉन टेट्राफोलाइड से HCF4 प्लस O2F2। ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, जेनॉन हेक्साफोलाइड। तो ये आपने बना लिया, यानी यहाँ से 2 फ्लोरीन ले लिया, इसके वो दे दिया, तो बच क्या गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को अलग कर लो, बस ये प्रोडक्ट आपके बन गए। आगे बात समझ में? तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा। तो ये तो हो गया जेनॉन के जो बाइनरी फ्लोराइड्स बनते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन। तो जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, जो भी कंपाउंड्स पढ़ा उसकी जरा प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करें। पहला है कि जो तीनों बाइनरी फ्लोराइड्स होते हैं कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। दूसरी बात, सबलाइम रेडली एट 298 केल्विन, इनका सब्लिमेशन हो जाता है बहुत कम टेम्परेचर पर ही। दे पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स हैं। उसके बाद दे आर रेयरली हाइड्रोलाइज्ड इवन बाई ट्रेसेस ऑफ वाटर, बहुत आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। अब अगर जैसे मान लो हाइड्रोलिसिस होगा जेनॉन डाईफ्लोराइड का, तो आपको जेनॉन बनेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। तो अब जो बच्चों है वो रिएक्शन हमें देखना है, यानी अब ये प्रोडक्ट कैसे बनता है। जेनॉन अगर हम HCF2 का रिएक्शन वाटर के साथ करें तो कैसे बनेगा रिएक्शन, उसको जरा देखिए आप। HCF2, चूँकि ये सॉलिड है तो आप चाहो तो सॉलिड लिख लो। H2O आपको क्या होगा, लिक्विड होगा। Xe गैसियस जेनॉन गैसियस प्रोडक्ट है। हाइड्रोजन फ्लोराइड एक्वस फॉर्म में बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगा। बच्चों रिएक्शन पहले ऐसे लिखना है, लिखने के बाद उसको आपको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर अगर आप बैलेंस करेंगे तो जेनॉन यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, फ्लोरीन 2 है, यहाँ पे फ्लोरीन 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। तो अगर आपको जनरल मेथड से अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो आप ABCD करके उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जेनॉन 2 हो गया, फ्लोरीन 4 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फ्लोरीन 4 हो गया, ठीक है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 हो गया। इट इज़ बैलेंस्ड रिएक्शन। तो जितने भी रिएक्शंस है उसको आपको बैलेंस करना है, खुद से करना है, तब याद करना है। ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अब हमें हाइड्रोलिसिस देखना है जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का और जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का। तो अगर जेनॉन डाईफ्लोराइड का आपने हाइड्रोलिसिस किया तो आपको जेनॉन मिला, हाइड्रोजन फ्लोराइड मिला और ऑक्सीजन मिला। लेकिन जब जेनॉन टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो जेनॉन ट्राई ऑक्साइड एक कंपाउंड में फॉर्मेशन हो जाता है। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा। जस्ट सी कैसे रिएक्शन होता है उसको देखिए। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड अब प्लस वाटर, तो बनेगा बच्चों यहाँ पे जेनॉन प्लस जेनॉन ट्राईऑक्साइड बनता है, एक एक्स्ट्रा कंपाउंड देखो यहाँ पे, फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन कॉमन होता है, ठीक है। तो जेनॉन हाइड्रोजन फ्लोराइड यहाँ भी है, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ये बना। अब इसको बैलेंस करना है। आप चाहो तो ABCD जो मेथडोलॉजी होती है जैसे हमने पेपर बताया है उस तरह से भी कर सकते हैं। अदरवाइज बच्चों अगर इसको डायरेक्ट याद रखना हो तो सिंपल मेथड याद रखो। यहाँ से कैसे आप लिखोगे बैलेंस करने के लिए, यहाँ 6 लिखो, इसका डबल कर दो, यहाँ 12 हो जाएगा। यहाँ पर 4 लिखो, यहाँ पर जेनॉन ट्राईऑक्साइड को 2 लिखो, 4 2 8 हो गया, ऑक्सीजन को 3 कर दो, 4 2 8, ये 8 हो गया, और 4 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर 8 से 3 में मल्टीप्लाई कर दो, 24 हो गया, यहाँ 24 लिख दो। 6 2 12, मल्टीप्लाई 2 करने से आएगा, 4 2 8 और 8 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो 24। ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। इट ओके। इसी तरीके से अगर जेनॉन हेक्साफ्लोराइड की बात करें
तो जेनॉन अगर हेक्साफोलाइड का हाइड्रोलिसिस आप करते हो H2O के साथ तो आपको प्रोडक्ट बनता है XeOF4 प्लस HF जेनॉन F6। ये एक्चुअल में ये रिएक्शन पार्शियल हाइड्रोलिसिस का है। अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस नहीं करो और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे, जेनॉन F6 जेनॉन हेक्साफोलाइड H2O के साथ ये भी प्रोडक्ट आपको XeO3 देगा और HF देगा। तो क्वेश्चन ये होता है कि कब हम ये लिखेंगे, कब प्रोडक्ट ये लिखेंगे। जब बच्चों पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तब आप XeOF4 बनाओगे। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तब XeO3 बनाएंगे और रिएक्शन को आप बैलेंस करेंगे। ओके, तो जेनॉन हेक्साफोलाइड, अब रिएक्शंस कैसे हुए देख लीजिए। हाइड्रोलिसिस जेनॉन टेट्राफोलाइड का बैलेंस रिएक्शन, हेक्साफोलाइड का जेनॉन ट्राइऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड बन गया। लेकिन अब अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस की बात करो आप, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन हेक्साफोलाइड, तो ऑक्सीफ्लोराइड्स मिलता है। जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स दो तरह के होंगे, XeOF4 XeO2F2। तो इसको आप देख लीजिए दोनों रिएक्शन कैसे होगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देख लो। अगर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 1 है तो XeOF4 बनता है। अगर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 2 बैलेंस रिएक्शन में आया तो XeO2F2, यानी कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा तो आपको जो ऑक्सीफ्लोराइड्स होते हैं जेनॉन के, उसमें ऑक्सीजन की संख्या और फ्लोरीन की संख्या डिफर करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्शंस आपको याद रखना होगा बच्चों, ऐसे रिएक्शन पूछे जाते हैं। स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट के रूप में जेनॉन फ्लोराइड्स का आपको देखो, जेनॉन फ्लोराइड रिएक्ट विद फ्लोराइड आयंस एक्सेप्टर्स। जो फ्लोराइड आयन के एक्सेप्टर्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म कैटायनिक स्पीसीज एंड फ्लोराइड आयन डोनर्स टू फॉर्म फ्लोरो एनायंस। एक तरह से ये बनता है आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि फ्लोरिनेटिंग एजेंट दूसरे को फ्लोरीन प्रोवाइड करेगा। अब रिएक्शन देखिए कैसे होता है। जेनॉन डाइफ्लोराइड PF5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। देखो यहाँ से एक फ्लोरीन इसके पास चला गया, PF6 हो गया। ये PF6 जो गया फ्लोरो एनायंस बना, देखो माइनस चार्ज आ गया। और जेनॉन ने चूंकि एक फ्लोरीन दिया है तो XeF इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। इसी तरीके से अगर यहाँ पर XeF4 और SbF5 है तो SbF5 से यहाँ से एक फ्लोरीन इसके पास चला जाएगा तो SbF6 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, F3 प्लस आ गया। आगे बात समझ में। इसका मतलब इस रिएक्शन को देखने से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, हम बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा कि अगर जेनॉन F6 की बात करें, यहाँ मेटल फ्लोराइड कोई भी मेटल हो सकता है, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, तो जेनॉन एक यहाँ से फ्लोरीन इसको दे देगा। ठीक है, आई बात समझ में। ये फ्लोरीन डोनेट कर देते हैं उनके पास और इस तरह से इसको एनायन का फॉर्मेशन होता है। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ देख लीजिए लास्टली जेनॉन F6 हेक्साफ्लोराइड का रिएक्शन MF। अब चूंकि यहाँ पे मेटल किसके, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की बात कर रहे हैं, देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैसे बनेगा। यहाँ फ्लोरीन आ गया, F6 से F7 हो गया, यानी कि जितने भी आपको फ्लोरो एनायंस का फॉर्मेशन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, फ्लोरो एनायंस बनता है। तो ऐसे रिएक्शन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन लाइक दिस, इज XeF2 प्लस PF5, प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क रहता है। या कंप्लीट द रिएक्शन XeF4 प्लस SbF5, कुछ आपको बच्चों नहीं करना है। यहाँ XeF3 कर दो, इसके ऊपर प्लस चार्ज कर दो, एक फ्लोरीन आपने यहाँ दे दिया तो SbF6 कर दो, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, ऐसे प्रोडक्ट आएगा। बात समझ में आ गई, इज इट क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शन सारे हो गए, इन सबको नोट्स कर लीजिए, रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे रिएक्शन कंप्लीट द रिएक्शन आते हैं, और एक हमारा इंपॉर्टेंट सेशन होगा जिसमें हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में, जो जेनॉन के जितने कंपाउंड हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में, बहुत छोटा सा सेशन होगा हमारा। तो व्हाट आर द क्वेश्चंस यू हैव टू डू टुडे। डज द हाइड्रोलिसिस ऑफ
HCF6 लीड टू रेडॉक्स रिएक्शन, एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन में आप जानते हो जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता हो, अगर तब आप चेक करेंगे इसको। बैलेंस द इक्वेशन, इसको बैलेंस करने के लिए पूछा गया। हाउ आर जेनॉन फ्लोराइड्स HCF2, यहाँ 2 है, HCF4 एंड HCF6 ऑप्टेन, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है वो आपको बताना है। फ्लोरीन के रेशियो के चेंज होने से 1:5, 1:20 और एक्सेस में आपको शुरू में डिस्कस कर। हाउ आर XCO3 एंड XCOF4 आर प्रिपेयर्ड। ऑब्वियसली हाइड्रोलिसिस के थ्रू ही बनना है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बनेगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे ये बनेगा। लेकिन XCO2F2 भी बनता है, इसका कंडीशन अलग है। XCOF4 बनता है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की संख्या 2H2O करते हैं, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की संख्या H2O करते हैं। ज़रा ध्यान से देख लीजिए, रिएक्शन को याद कर लीजिए, माइंड सेट कर लीजिए। वाई डू नोबल गैसेस हैव कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइज, ऑलरेडी। सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस, यू हैव टू सॉल्व इट। तो आज हमारा ये सेशन स्टार्ट हो गया, ग्रुप 18, और हार्डली 10 मिनट्स का हमारा एक सेशन होगा। देन वी विल लर्न अबाउट द 15, 16 एंड 17 कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। जो कुछ भी है यहाँ पर आपको थ्रू वीडियोस बताया जा रहा है, यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। अच्छे से नोट्स में इसको लिख लीजिए और लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए। आई विल टेक अ सेशन, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से रिलेटेड कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि ज्योमेट्री स्ट्रक्चर आपको आ जाए, रिएक्शन लिखना आ जाए, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन के आंसर आप करना सीख लो तो आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक में आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत स्कोरिंग होता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। Thanks for watching. Like and subscribe my channel, share to others. My blog ID is here, and share it to others also. Thanks again. So meet you with the next session tomorrow. Do all work, maintain your notes. Once again, thank you to all.